नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 में एग्री स्टार्टअप्स के लिए की गई घोषणा की। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फंड बनाने की घोषणा की है। इसका मकसद है कि गाँव के युवा उद्यमी बने और किसानों की समस्याओं का इनोवेटिव और सस्ता समाधान लेकर आएं। खेती में आधुनिक टेक्नोलॉजी आएगी तो फसलों की पैदावार के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। बजट में घोषित एग्री स्टार्टअप फंड के बाद संभावना और सफलता के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं कमल सिंह चौहान जी, हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, किसान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल जी संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आलोक सिन्हा जी, जो पूर्व अतिरिक्त सचिव हैं कृषि मंत्रालय के। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संदीप दास जी से। लेकिन शुरुआत आलोक जी मैं आपसे करूंगा। कृषि के क्षेत्र में जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप की घोषणा सुनते हैं और सरकार ये कहती है कि हम कृषि क्षेत्र में एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, उसके लिए खास फंड बनाएंगे, तो इसके एक किसान की दृष्टि से, खेती किसानी की दृष्टि से क्या मायने हैं? क्योंकि बहुत से किसानों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि एग्री स्टार्टअप किसे माना जाए, किसे कहा जाएगा। देखिए, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में भी उतनी ही ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की जितना कि बिजनेस, एंटरप्राइज या सर्विसेज या एकेडमिक्स या स्कूल्स या कॉलेजेस में हैं। हम बुद्धिजीवियों ने और कुछ नेताओं ने अनफॉर्चुनेटली ये कुछ ज़्यादा ही कह दिया है कि किसान हमारा अन्नदाता है, उसलिए पूरा जिम्मा हमें खिलाने का हमने किसान पर थोप दिया है। हमें इसको देखना चाहिए कि कृषि को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, उसमें जो पैसा लगाया जाएगा उसमें कितना जल्दी रिटर्न आए, ताकि किसान को उसके मेहनत का सही मूल्य मिले और वो प्रोत्साहित हो कि वो आगे और भी इन्वेस्टमेंट करें जी। अगर ये स्टार्टअप इन एग्री को अगर चलाना हो, अगर इसको कमर्शियल दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ही कृषि क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण ज़्यादा स्पीड में आ सकती है और उसी से ही इसका क्वालिटी और भी इम्प्रूव होगा। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ग्रेडेशन का अवेयरनेस नहीं है, यानी कि जो दाल मूट वगैरह, बादाम, दाल, चावल जो पैक होके आ जाता है उसको तो FSSAI उसको ग्रेडेशन देती है, जिससे उसका एक्सपोर्ट में काफ़ी हेल्प मिलता है। लेकिन जो नंगा शाक सब्जी या नंगा अनाज है, उसके ग्रेडेशन में कोई अवेयरनेस भी नहीं है और कोई ख़ास एजेंसी नहीं है जो उसको ग्रेड करे, जिसके ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस हो। उसलिए अगर एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट डाला जाए और उसको कमर्शियली अगर उसको अपनाया जाए, तो देयर इज़ नो डाउट कि आधुनिकीकरण जल्दी होगा और जो अन्नदाता जो अब तक बड़े कम मूल्य में पूरे देश को खिला रहे थे, उनको उनके परिश्रम का पूरा फेयर प्राइस मिलेगा। जाहिर तौर पे कृषि स्टार्टअप्स एक महत्वपूर्ण घोषणा है। और संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बजट में कृषि स्टार्टअप को खासी प्राथमिकता दी गई है। कृषि के लिहाज से स्टार्टअप क्यों जरूरी है? और पिछले कुछ अरसों में कुछ स्टार्टअप्स कृषि क्षेत्र में शुरू भी हुए हैं। क्या अनुभव कहता है और क्यों जरूरी है ये कृषि क्षेत्र के लिए? ये जो निर्मला सीतारमण जी ने जो एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के बारे में बात किया था, जहाँ की रूरल स्टार्टअप का सपोर्ट देने के लिए बात है, पिछले कुछ सालों में करीब जो अभी आंकड़ा जो एक रफ एस्टिमेट बता रहा है, करीब 600 स्टार्टअप काम कर रही है जी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और वो स्टार्टअप तमाम चीजों में बात करें, कोई ड्रोन बना रहा है, कोई एग्रीकल्चर वेदर रिपोर्ट दे रहा है, कोई ऐप बेस्ड मार्केट लिंकेज दे रहा है, कोई एग्रीकल्चर इनपुट्स सप्लायर, इनपुट्स मतलब कोई सीड, फर्टिलाइजर, वो सब सप्लाई करने के लिए वो कर रहा है। तो तमाम एरियाज में स्टार्टअप काम कर रही है। तो मेन मकसद है कैसे टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ड्रोन, अभी एक फर्टिलाइजर कैसे यूज किया जाए, जैसे हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर हम मैनुअली यूज करते हैं, उसको ड्रोन के थ्रू यूज करना शुरू हो गया भारत में, वो भी थ्रू एक स्टार्टअप, 2-3 स्टार्टअप उसमें काम कर रही है। तो कैसे इसका एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, सबसे बड़ा मकसद है स्टार्टअप फंड का, एक प्रोडक्टिविटी किसान का कैसे बढ़ाया जाए और उसको मार्केट लिंकेज कैसे जाए। उसमें जो प्रोडक्टिविटी में बात करें, उसमें प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट भी बात है
क्योंकि बहुत सारे लॉस, मैनुअल जो हार्वेस्टिंग होता है बहुत सारे उसमें लॉसेस आते हैं, उसको कैसे कम किए। तो तमाम जो स्पीयर है उसमें ये फंड का जो जब आएगा इसका डिटेल कितना पैसा इसमें मिलेगा, एंड वो जब डिटेल आएगा तब पता लगेगा। बट अभी तमाम जैसे 600 स्टार्टअप अभी काम करना शुरू कर दी है, और ये जो फंड है फोकस्ड है एग्रीकल्चर मतलब रूरल एरिया के लिए। तो रूरल एंटरप्रेन्योर जो रूरल एरिया में जो रहता है उसको पता है क्या प्रॉब्लम्स है, क्या पेस्ट अटैक होता है, क्या जैसे क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू है, क्लाइमेट के साथ साथ कैसे वो अपना फसल को बचा सकता है, कोई कंसल्टेंट करके एग्री इकोनॉमी के साथ कंसल्ट करके। तो ये तो तमाम सिस्टम उसको सुविधा मिलने का, जो टेक्नोलॉजी को ग्रासरूट तक ले जाने का, उसमें संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा स्टार्टअप फंड के वजह से। ये बहुत सराहनीय कदम है। और ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज बहुत बढ़ रहा है, जो कि क्योंकि प्रोडक्टिविटी के साथ अगर बढ़ाना है तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी खाली जो सीड और मतलब सीड से नहीं बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे इंप्रूव किया जाए, तो उसमें तमाम बहुत सारे स्टार्टअप काम कर रही है, जो कि अब उसको ये फंड क्या करेगा, वो स्टार्टअप को थोड़ा सा और भी स्ट्रेंथन करेगा, उनका डीप पेनिट्रेशन करने के लिए रूरल एरिया में, जो कि किसानों को उसका फायदा मिले। क्योंकि आजकल सब जगह ऐप है, ऐप बेस्ड है, स्मार्टफोन सभी लोग के पास है किसान के साथ। जी, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग एक अप्रोच है जी। फंड। बिल्कुल, देश में कृषि उत्पादन बढ़े, किसान की आय दुगनी हो, किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, कृषि स्टार्टअप्स का एक ये उद्देश्य है। कमल जी, अगर मैं बात करूं खेती किसानी की, इस सरकार का फोकस शुरू से गांव गरीब किसान रहा है जी। किसान प्राथमिकता में रहा है, बात चाहे कृषि स्टार्टअप्स की हो या किसान कैसे आर्थिक दृष्टि से और मजबूत हो, उसकी आय कैसे बढ़े। आप कैसे देखते हैं इस बार के बजट को, आपका क्या कहना है? जैसा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा था, उसमें ये एक बड़ा योगदान रहेगा एग्रीकल्चर स्टार्टअप का। कि पीछे से फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में जैसे किसान संपदा योजना आई है, जिसके तहत जो है पोस्ट हार्वेस्ट की एक नई इंडस्ट्री लग रही है। तो उसमें किसानों की आमदनी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक इंडस्ट्री को इनपुट चाहिए और किसानों से ही इनपुट आएगा। तो ये बात सही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक प्रयास चल रहा है। पर जो नई स्टार्टअप योजना में जो हमारे इस बजट में जो फंड दिया है, इससे एक बड़ा काम ये होने वाला है कि आपने अभी चर्चा हुई कि 600 स्टार्टअप के करीब एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, पर इसके साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट में स्टार्टअप के काम करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो इस फंड से होनी चाहिए। क्योंकि आज क्या है कि हम मान लिया हमने गेहूं बोया, गेहूं बोने के बाद में किसान ने उसमें स्प्रे डाल दिया, उसमें जो खाद अंधाधुंध डाल दिया, उसके बाद में क्या जब बिना सफाई करे मंडी ले गए, मंडी में बोरियां भर गई, उसको खाने योग्य है या नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप आना चाहिए। किसान के खेत से लेकर जो है कंज्यूमर तक जाने के लिए स्टार्टअप हो, और उसमें पूरा प्रामाणिकता हो कि उसमें ये मनुष्य के खाने योग्य है। ऐसे स्टार्टअप देश में आना चाहिए जो पोस्ट हार्वेस्ट में शुरू से लेकर आखिर तक, यानी खेत के उत्पादन से लेकर और कंज्यूमर तक का स्टार्टअप काम करे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे स्टार्टअप इस जो फंड सरकार ने तय किया है, इससे ऐसे नए स्टार्टअप आएंगे। जी बिल्कुल, और किन पहलुओं में स्टार्टअप शुरू करना जरूरी रहेगा, अच्छा रहेगा, उसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन चूंकि देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम जीडीपी की बात करें तो कृषि का योगदान 16.8% है, यानी एक प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को आलोक जी हमारे कृषि क्षेत्र ने, देश के किसानों ने संभाल रखा है। इस योगदान को आप कैसे देखते हैं, और जो इस बार का बजट है उसमें कृषि को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, आपका क्या कहना है उस मुद्दे पर? देखिए, देश का जो लेबर फोर्स है उसका 48% गांव में कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं। उसलिए जब तक ये कृषि क्षेत्र को ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस स्पीड से और उस हाइट तक नहीं पहुंच सकेगा जितना उसका पोटेंशियल है। सो देयरफॉर इस साल के बजट में जो एग्री स्टार्टअप्स के लिए जो एग्री बूस्टर फंड का जो घोषणा किया गया है, ये असलियत में भी अच्छा है कि इसमें पैसे दिए जाएंगे, और साइकोलॉजिकली भी एक अच्छा सिग्नल देती है कि हमें इसी दिशा में जाना पड़ेगा। तो यदि ये कमर्शियली ड्रिवन स्टार्टअप्स के ज़रिए यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इनकम हो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, तो इससे देश का ही इकोनॉमी का हित है। जो हम ये अगले 5 साल में वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, वो बन जाएंगे, और इसके बिना बनना मुश्किल है।
जी संदीप जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर ये कहा जाए कि एक बड़ी सोच या आबादी इस तरह की भी है जो ये मानती है कि जो खेती का काम है वो घाटे का सौदा है, अगर बात की जाए जिस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, जिस तरह से उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता है, तो माना जाता है कि खेती जो है वो कहीं कहीं घाटे का सौदा है। लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले एक दशक के करीब या 14 के बाद मैं कहूं कि अब बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं, खासतौर से जो इंजीनियरिंग या दूसरी इस तरह की पेशेवर डिग्री हासिल करते हैं, वो कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं। स्टार्टअप की दृष्टि से ऐसे कौन से क्षेत्र हैं कृषि में जो उनके लिए बेहतर रहेंगे? देखिए, मैं काफी सारे स्टार्टअप से बात किया हूँ, एंड सारे जो स्टार्टअप जो उनका जो फाउंडर है, को फाउंडर है, सब टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। कोई आईआईटी से, कोई बीयूचू से, सब टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो जो टेक्नोलॉजी का बात मैं जो पहले कर रहा था कि भारत के एग्रीकल्चर में स्मॉल फार्मर्स जो होल्डिंग है, आप जानते हैं कि करीब 60% ऑफ द फार्मर्स लेस देन 1 हेक्टेयर का है जमीन। 60% ऑलमोस्ट उसका, तो उसको स्मॉल फार्मर्स को कैसे वो टेक्नोलॉजी पहुंचाया जाए, वो स्टार्टअप भी कर सकता है, क्योंकि जब तक वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, जब तक नहीं मिलता है, और वो कमर्शियली वायबल बनाना पड़ेगा। आप देखोगे तमाम, एक मैं बजट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, एक बजट का सबसे बड़ा मेन मुद्दा था कि 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर लोन मिलेगा, जी, जो 18 लाख था पिछला साल, अगले साल 18 लाख। बट उसमें एक सेंटेंस और भी था कि उसका जो फोकस है लाइफ स्टॉक सेक्टर पर जाएगा। लाइफ स्टॉक मतलब डेयरी, लाइफ स्टॉक, मीट, एग्स, ये सब सेक्टर में जाएगा। ये सब फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। आप देखोगे बजट में भी अनाउंस किया है, क्योंकि आप देखोगे आंकड़ा 2014 से लेकर अभी तक आंकड़ा देखोगे, करीब 8 से 8.5% ग्रोथ है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। और एग्रीकल्चर जो सीरियल्स ग्रोथ है, जो राइस, स्वीट, उनका ग्रोथ ही करीब 3 से 4% के बीच में है, एनुअल ग्रोथ है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो यंग जनरेशन में बात करें, बहुत अपॉर्चुनिटी है लाइफ स्टॉक सेक्टर में, बढ़ रहा है। आप जानते हैं मिल्क में सबसे बड़ा टॉप पोजीशन में है। उसके बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बना जाए डेयरी प्रोडक्ट से। फिशरीज का एक फंड इन्होंने अनाउंस किया, स्पेशलाइज्ड फंड, क्योंकि आप जानते हैं भारत में फिशरीज बहुत सारे, काफी फार्मर्स, क्लोज टू 1 करोड़ फार्मर्स, मतलब 8 लाख से 9 लाख फार्मर्स इसमें एंगेज है फिशरीज सेक्टर में। तो उसके बारे में अनाउंसमेंट है। तो लाइफ, जैसे बोला कि उसके वजह से, और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप भी प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि जो टेक्नोलॉजी के यूज में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। प्रोडक्टिविटी इसलिए इंक्रीज होगा कि उसका बेटर सीड मिलने वाला है, बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मिलेगा। और तमाम जो, मैं अभी एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी एक स्टार्टअप से मैं बात कर रहा था। उन लोग फार्मर्स को एवरी फोर्टनाइट, 15 दिन में बताते हैं कि उसका क्रॉप कंडीशन क्या है, उसका कौन सा पेस्टिसाइड उसका यूज करना पड़ेगा, कौन सा क्या क्या यूज नहीं करना पड़ेगा। जी, तो रियल टाइम बेसिस पे डेटा स्मार्टफोन में सप्लाई करते हैं, वो उसको प्रोवाइड करते हैं। जी, उनके एग्रोनॉमिस्ट बैठे हुए वहाँ एक थोड़ा सा दूर से, वहाँ थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन में होता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का बेस है। वेदर फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग कैसे हो सकता है, लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग, ये सब तमाम चीजों में लोकल यूथ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, कर भी रहे हैं अभी। क्योंकि काफी यूथ, जो मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर सेक्टर। हॉर्टिकल्चर मतलब आपको क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें इतना ग्रोथ दिख रहा है, काफी यूथ उस पर काम कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्टर भी इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप पता है $50 बिलियन का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर किया था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड वेक्टर। जी, 50 बिल्कुल, बिलियन कोई कम नहीं होता है। हमारे इतना बड़ा आबादी को खिलाने के बाद भी हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये तमाम चीजें, स्टार्टअप, बहुत टेक्नोलॉजी का जरूरत है ग्राउंड लेवल पे। और जी, ये बात हैंड होल्डिंग, जी संदीप जी, ये बात ठीक है कि कृषि क्षेत्र में अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो हाल के वर्षों में टेक्नोलॉजी को काफ़ी बढ़ावा मिला है। सरकार का भी खासा फोकस हुआ है कि टेक्नोलॉजी आधारित खेती किसानी देश में हो ताकि उत्पादन बढ़े, किसान की आय मजबूत हो। लेकिन आलोक जी, एक बहुत बड़ा सवाल, कृषि स्टार्टअप की हम बात करते हैं, सरकार ने भी घोषणा की है, विशेष फंड की भी बात की है, और सरकार आर्थिक रूप से मदद भी किसानों की करती है, बैंकों से लोन भी सस्ता मिलता है किसानों को। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि हमारे देश में जो किसान हैं उनके पास जो जोत है वो छोटे किसान वाली जोत है, छोटे किसान हैं, मध्यम दर्जे के किसान हैं। उनके लिए स्टार्टअप योजना या इस तरह की योजना कितनी लाभान्वित और कैसे हो सकती हैं, वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? जी जी, देखिए, एक चीज़ तो अच्छा है कि इस बजट में कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा बजट प्रोविज़न दिया गया है ना। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो किसान, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ किसान वो छोटे सीमांत किसान हैं, उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल बड़ा नहीं है, वो छोटे छोटे ही स्केल पे कर पाते हैं। तो हमें तो कोऑपरेटिव्स में सीमांत किसानों को ऑर्गेनाइज करके
ताकि उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ जाए, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाए, उनका मार्केट में होल्ड ज़्यादा हो। तो विद कोऑपरेटाइजेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, इससे गांव-गांव में एग्रीकल्चरल कमर्शियली ड्रिवन स्टार्टअप्स का सक्सेस बड़े आराम से हो पाएगा, जैसा कि 50 साल से गुजरात में आमूल पैटर्न का हो रहा है कि छोटे किसानों को आप एक साथ ऑर्गेनाइज करके उनको बड़े एक फेडरेशन में ले आइए, उनका अपने आप ही उनका नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा होता है, उनका परचेजिंग पावर ज़्यादा होता है, वो सब कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा मार्केटिंग भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जलीय कृषि और पशुपालन क्षेत्र में स्टार्टअप से खासी मदद मिलेगी, ये भी सरकार का मानना है। लेकिन कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि किसान की आय का सवाल है, उसकी आय दुगनी हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, देश में उत्पादन बढ़े, पैदावार बढ़े। अगर मैं पिछले कुछ वर्षों की बात मैं करूं, आज जो मैंने सवाल संदीप जी से जानना चाहा था कि एक वर्ग है जो ये मानता है या कहता है, उसकी मानसिकता है कि खेती घाटे का सौदा है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है, सस्ती दर पे आज ऋण मिलता है किसान को, सीधे सीधे लाभ किसान के खाते में पहुंच रहा है। आप कैसे देखते हैं इन पहलुओं को? क्या आर्थिक दृष्टि से कुछ बदलाव हुआ है? जी, आज यदि आप 50 साल पहले खेती में जाएंगे तो उस समय ना तो हमारे पास मशीनरी थी, ना रासायनिक खाद के थे, ना ये हाइब्रिड बीज थे। उस समय किसान थोड़ा खुश था, पैसा तो किसान के पास नहीं था, और एक अच्छा उत्पादन होता, गुणवत्तापूर्वक उत्पादन होता था। समय आया, हमारे वैज्ञानिकों ने अच्छी खोज की, अच्छी मशीनरी आई, ज़मीन का लेवल हुआ, उत्पादन बढ़ा, अच्छे अच्छे बीज आए। पर ये सब करते थे 50 साल में हम ऐसे उस पर पहुँच गए कि किसान को पहले जो इनपुट जीरो था किसान का, अब इनपुट ज़्यादा लेना पड़ता है। नए नए किसान कंफ्यूज हो जाता है, अब ये दवाई डालो, अब ये दवाई डालो, और किसान जो है ज़रूरत से लगभग 3 या 4 गुनी दवाइयाँ जो है कि उसमें डाल रहा है अपने उसमें, इसलिए किसान घाटे में जा रहा है। यदि किसान समझदार हो तो घाटे में नहीं जाएगा। और आज ऐसे ही एग्रीकल्चर स्टार्टअप की ज़रूरत है। जो मेरा मानना है, मैं एक सलाह देता हूँ सरकार को कि गांव वाइज एक कमेटी हो, जिसमें गाँव एक जो बीएससी करते हैं, बीएससी का एक लड़का वो पढ़ने वाला हो, और उसका एक ग्रुप बना दिया जाए और उसको उस किसानों को समझाया जाए कि क्या खेत में डालना और किस तरह गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा, आमदनी बढ़ाने की मैं बात करूं तो हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एफपीओ 10,000 एफपीओ बनाने का पिछले बजट में प्रावधान किया था। वे एफपीओ बन रहे हैं। एफपीओ के माध्यम से स्टार्टअप शुरू किए जाए, उस एफपीओ को पैसा दिया जाए स्टार्टअप शुरू करने का, और अच्छी गुणवत्तापूर्वक उत्पादन हो, और जो उससे अच्छा रहेगा कि हर कंज्यूमर के पास जो है एक अच्छा भोजन जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कंवल जी, मेरा सवाल आपसे भी है कि जो छोटे किसानों की मैं बात करता हूँ, लघु और सीमांत किसानों की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि लगभग 90% जो हमारे यहाँ किसान हैं या जो खेती होती है वो इसी प्रकार के किसान करते हैं देश के लिए। सरकार की योजनाओं का लाभ उन किसानों को मिले, इसके लिए सरकार भी पहल करती है। इन योजनाओं का, चाहे स्टार्टअप हो या कॉपरेटिव आधारित आर्थिक विकास मॉडल हो, छोटे किसान, लघु किसान कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? ये कोई आपका अनुभव? हमारे यहाँ छोटी खेती बाड़ी है, ये हमारे यहाँ एक अच्छा साधन हो सकता है कि छोटी खेती बाड़ी में हम जो है प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण खेती कर सकते हैं। हमारे पास जो है आदमी मनुष्य ज़्यादा है, एक तरह से हमारे पास जो है शक्ति ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है, और ज़मीन कम है। इससे हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। और जो सरकार की योजना एफपीओ के माध्यम से छोटे छोटे किसानों को जोड़कर उनके सरकार की योजना का फ़ायदा छोटे छोटे किसान उठा सकते हैं, और ये सरकार का एक अच्छा प्रयास है। जी आलोक जी, अगर मैं बात मोटे अनाज की करूं, मिलेट के लिए जो ग्लोबल सेंटर बनाने की बात कही है श्री अन्न के रूप में, उस दृष्टि से अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं, क्योंकि तमाम स्टार्टअप जो हैं वो मोटे अनाज के क्षेत्र में उसके चाहे पैदावार की बात हो या उसको लेकर बाजार की बात हो, इस क्षेत्र में भी आए हैं। आप कैसे देखते हैं संभावनाओं को आर्थिक दृष्टि से किसान के लिए? देखिए, गेहूं और चावल के उपज में तो उसका कैसे मोमेंटम होगा, उसका तो पीक पे पहुंच गया है। हमें केवल उसका ये प्रोडक्टिविटी को और इम्प्रूव करना है। अदरवाइज़ गेहूं और चावल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि एक तो देश में मेल नरिशमेंट है, वो इसलिए है क्योंकि 50% से ज़्यादा बच्चों को कोर्स ग्रेन्स, दाल, मिलेट वगैरह नहीं मिलता। तो उसलिए हेल्थ वाइज एंड एग्रीकल्चर वाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्स ग्रेन्स, मोटा अनाज, दाल, मिलेट इत्यादि, इसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। इसको प्रोत्साहित ये करने के लिए देखिए, इसका एग्रीकल्चर ज़्यादातर नॉन इरिगेटेड एरियाज़ में होता है,
जहाँ पानी इज़ नॉट गारंटीड, तो वहाँ एग्रीकल्चर के रूप से जो स्टार्टअप्स का आयोजन होगा वो अगर वहाँ करे तो कोर्स ग्रेन्स और मिलेट्स के मार्केटिंग में भी इमीडिएटली ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और जब तक इनके मार्केटिंग के में हेल्प नहीं मिलेगा तो यदि हमने उपज ज़्यादा बढ़ा भी दिया उसका कोई खास लाभ नहीं होगा। जी संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने का लक्ष्य है सरकार का कृषि क्षेत्र में, लेकिन अगर देश के कुछ राज्यों की मैं बात करूं, चाहे महाराष्ट्र की या गुजरात की, वहां पर कोऑपरेटिव आधारित जो आर्थिक विकास मॉडल है वो एक अच्छी तस्वीर हमें दिखाता है। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों की जाए तो आपको लगता है कि सहकारिता आधारित जो आर्थिक विकास मॉडल है उसके लिए अपार संभावना है इस क्षेत्र में? आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, ये सही बात है कि कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत स्ट्रेंथन है। जो बड़े बड़े जो 1500 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो भारत में 1500 से करीब है जो भारत में है, उसमें से ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात और कुछ और राज्यों में है। और ये जो सरकार का पहले उसका अमेंडमेंट किया जा रहा है कि कॉर्पोरेटिव सेक्टर उसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, आप जानते हैं कि लास्ट सेशन में एक अमेंडमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट का अमेंडमेंट सरकार ने पेश किया है कि कैसे उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर बढ़ा जाए, क्योंकि इसको चलाने की जरूरत है, बिजनेस लाइक इसको चलाने की जरूरत है कोऑपरेटिव्स को। उत्तर प्रदेश, इवन आपको थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार उसमें भी कोऑपरेटिव थे पहले, बट बहुत फैक्टर के वजह से वो कोऑपरेटिव अभी फंक्शनल नहीं किए, तो उसको रिवाइव करने की जरूरत है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया, और अमित शाह जी और हेल्थ जी बहुत एक्टिव, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा थ्रस्ट है ऑन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, क्योंकि छोटे छोटे किसान को अगर आप कंसोलिडेट नहीं करोगे, क्योंकि इतना बड़ा छोटा किसान है, उसका इकोनॉमी का स्केल पहुंचाने के लिए आपको एग्रीगेटर रखना पड़ेगा, जहां स्टार्टअप हेल्प कर सकता है एग्रीगेटिंग, उसका जो प्रोड्यूस है, जो गांव के लेवल पे एग्रीगेशन होगा वो मार्केटिंग कैसे कर सकता है। जैसे हम मेरे साथी ने बताया एफपीओ फॉर्मेशन है, तो तमाम कोऑपरेटिव्स और फॉर्मेशन और एफपीओ फॉर्मेशन उसका एक ही दर्शाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी की। वो चाहते हैं कि किसान संगठित हो और बार्गेनिंग पावर बढ़े, क्योंकि कोऑपरेटिव में थ्रू, जैसे अमूल जानते हैं 50,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, पिछला साल उनका 50,000 करोड़ रुपीस उनका टर्नओवर था, जो अमूल का तमाम जो 18-19 उनका यूनियन, और अमूल लगभग मल्टी स्टेट अभी बन गया, बाहर भी वो ऑपरेशन में है। तो हम लोग को कई अमूल ऐसी जरूरत है, अमूल के जैसे इफको का जिक्र है, कभी आप देख सकते हैं ऐसे इफको, वो भी कोऑपरेटिव्स है। तो ये सरकार ने जो कोशिश है कि कोऑपरेटिव को करें, ये सराहनीय है काफी, क्योंकि कोऑपरेटिव से लेकर काफी अभी काम चल रहा है कि कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री 2021 में बनाए, एंड मुझे लगता है सब तो किसान को संगठित किया जाएगा, उसका मार्केट लिंकेज स्ट्रेंथन होगा कोऑपरेटिव के थ्रू। तो एक बड़ा सिग्नल देता है, एक पॉजिटिव सिग्नल देता है, फ्यूचरिस्टिक सिग्नल देता है कि कोऑपरेटिव सरकार स्ट्रेंथन करना चाहती है। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, मिलेट के बारे में आपने जिक्र किया था, बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जो हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा। आप अभी भी देखिए मिलेट का प्रॉमिस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे आपने आलोक सिन्हा जी ने बोला कि रेनफेड एग्रीकल्चर है, उसमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के, उसका ओनली चैलेंजेस होता है उसका जो उसको रखा नहीं जा सकता। मिलेट 6 से 7 महीने तक उसका सेल्फ लाइफ होता है, तो उसको अब बहुत सारे कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट, आईटीसी, ब्रिटानिया, बड़े कॉर्पोरेट मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं। तो मिलेट एक अगले, मैं सोचता हूँ अगले 5 से 7 साल के बीच में मिलेट में बहुत सारा काम होने वाला है, और पर्टिकुलरली जो स्मॉल फार्मर, जो रेनफेड फार्मर, जो रेनफेड एग्रीकल्चर, उनके लिए बहुत पर्टिकुलरली रागी, ज्वार, बाजरा, जो 3-4 बड़े मिलेट्स प्रोडक्शन होता है, उनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। एंड पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट जो इंटरेस्ट लेता है, तो कॉर्पोरेट और सरकार मिलकर इंटरेस्ट लेता है, तो मुझे लगता है मिलेट एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं मिस्ट्री और न्यूट्रियस क्रॉप उभर के आएगा अगले 4 से 5 साल में। इस साल हम लोग बना रहे हैं, यूनाइटेड नेशन बना रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, वो भी बड़ा पुश कर रहा है मिलेट के लिए। तो हम लोग लगता है 4 से 5 साल के बीच जो हेल्दी क्रॉप आप बात कर रहे हैं, हेल्दी खाना खाने की बात कर रहे हैं, तो किसान का आय भी बढ़ेगा, और ये बड़ा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरह हम घोषित कर रहे हैं, किसान का आय भी बढ़ेगा और हमें हेल्दी खाना मिल पाएगा। जी बिल्कुल मिलेट की बात हो, यानी मोटे अनाज की बात हो, वैश्विक स्तर पे भी मांग और काफी बड़ी है मोटे अनाज की। जाहिर तौर पे भारत के लिए और भारत के किसानों के लिए अपार संभावना है। बात चाहे मत्स्य संपदा योजना की हो या कोऑपरेटिव आधारित आर्थिक विकास मॉडल की कृषि क्षेत्र में बात की जा रही हो,
इसका उद्देश्य इसके पीछे ये है कि देश का जो किसान है वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, उसकी आय बढ़े, देश में उत्पादन बढ़े। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।